नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। ये देखिए क्या हो रहा है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। ऐसा है ना यार, देखो खाली लोइंदा मोइंदा आके हंगामा करते रहे ना भाई, ये है मसला। खाली अच्छा नहीं लगता ना यार, कोई हमें यार खुशी कोई है, तुम हमारे भाई लोगों को वो बात नहीं है। जी हाँ, एक कोर्ट ऑर्डर के तहत जब एक इल्लीगल मदरसे को ध्वस्त किया जा रहा था, तो उस समय का यह सीन है कि भीड़ ने वहां पर इकट्ठे होकर पथराव किया, आगजनी की, पुलिस वालों को घेर लिया, थाने को घेर लिया, जला दिया। अब आप यदि ये सोचते हैं कि 22 जनवरी के बाद में सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा था और एक कौम विशेष ने, एक समुदाय विशेष ने अपने भाग्य से समझौता कर लिया था और उसने जो लीगल प्रोसेस था उसको मान लिया था, तो उसका ताज़ा तरीन उदाहरण है। साथ में आप यूसीसी भी लाए थे, आप निश्चित रूप से ट्रायल बैलून छोड़ रहे थे। यूसीसी इन उत्तराखंड एक ट्रायल बैलून है और उस ट्रायल बैलून को पंक्चर करने के लिए कोई भी बहाना बना के कोई भी इंसिडेंट करने, दंगे करने तो आवश्यक थे ना। जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि हम ये सब कर सकते हैं, तब तक आप उनसे कैसे डरोगे? उत्तर प्रदेश में डर नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब वहाँ अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नहीं बचे, तो ये छोटे-मोटे दंगाई तो क्या बचते। हल्द्वानी का अगर किस्सा हुआ होता उत्तर प्रदेश में ना, तो समय नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट तक जाने का। बिल्कुल तय बात है ये। लेकिन कोई बात नहीं, पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं वो सही रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा सुना गया है। मैं इसकी कन्फर्मेशन नहीं करता, लेकिन ऐसा सुना गया है कि शूट एट साइट आदेश दे दिए गए हैं। और यदि ऐसा किया गया है, तो निश्चित रूप से ये सही किया गया है, क्योंकि जब तक आप ऐसे हिंसक भीड़ को आप इस तरह के आदेश नहीं देंगे और उनको ये लगता रहेगा कि भई जो पुलिस वालों के हाथ में जो असलहे हैं वो केवल दिखावे के लिए हैं, तो ये लगातार बातें बढ़ती चली जाएँगी। याद कीजिए मुज़फ्फरनगर का दंगा। मुज़फ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ? मुज़फ्फरनगर का दंगा केवल इसलिए हुआ क्योंकि उनको पता था कि ये सरकार हमारी है, हमारे ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा सकता, अधिक से अधिक एफआईआर होगी, वो हम आगे जाके निपट लेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस था, इस कॉन्फिडेंस के कारण मुज़फ्फरनगर का दंगा हुआ। फिर उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, वो इतनी तीव्र थी कि जिन लोगों ने एक ओवर कॉन्फिडेंस में वो काम कर दिए थे, हत्याएँ कर दी थीं, गोलियाँ चला दी थीं, उनको अपने घर छोड़-छोड़ के भागने पड़े और उसके बाद उनको ठिकाना नहीं मिला सालों तक वापस जाने का। अब ये हल्द्वानी में इस तरह का कार्य हुआ है। हल्द्वानी को आपको ध्यान है कि यहाँ पर रेलवे की बहुत लंबी-चौड़ी ज़मीन थी जिसके ऊपर अतिक्रमण हुए थे। उन अतिक्रमण को हटाने का जब प्रयास किया गया था रेलवे द्वारा, तो जो अफ़ेक्टेड पार्टी थी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चली गई। आप देखिए हाई कोर्ट नहीं गई, हाई कोर्ट हल्द्वानी जो है, हाई कोर्ट नैनीताल ही लगता है, जो हल्द्वानी से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन वो 50 किलोमीटर दूर नैनीताल गए और नैनीताल वालों ने उनकी बात नहीं मानी, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और सुप्रीम कोर्ट में रातों-रात फैसले हो गए। रातों-रात फैसले हो गए। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट भी इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए ये आप समझें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इस प्रकार के कारनामे, इस प्रकार के दंगे इस देश में सदैव किए गए हैं। आज से नहीं, 18वीं शताब्दी से इस प्रकार की घटनाएँ चलती चली आ रही हैं और उनमें एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है कि सदैव इनका आगाज़ जो है वो एक समुदाय विशेष करता है।
आरंभ समुदाय विशेष ही करता है। ये अलग बात है कि कई बार उसकी प्रतिक्रिया में उसको आरंभ करने की बहुत बुरी सज़ा भुगतनी पड़ती है। ऐसा बहुत बार हुआ है, भागलपुर के दंगे याद कीजिए। भागलपुर में भी आरंभ वहीं से हुआ था, लेकिन बाद में सबसे अधिक नुकसान भी उन्हीं का हुआ। मुरादाबाद के दंगे याद कीजिए, आरंभ वहीं से हुआ था। अब तो जो उसकी जो जुडिशियल कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो भी आ गई है सामने, उसको आप पढ़ लें कि किस प्रकार से पूरा षड्यंत्र करके कार्यक्रम कराया गया था, किस प्रकार पूरा षड्यंत्र करके सूअर को घुसेड़ा गया था नमाजियों के बीच में, जिससे भगदड़ मचे और उस भगदड़ का फ़ायदा उठाते हुए फिर बदमाशी की गई थी, दंगे किए गए थे और उसके बाद गोली कांड में बहुत सारे मुस्लिमों की मृत्यु हुई थी, क्योंकि गोली चलाई थी फिर प्रशासन ने। इसी प्रकार से आप याद कर लें कि जहाँ भी इस प्रकार के दंगे हुए हैं, सब में एक चीज़ कॉमन है कि आरंभ जो है, वो वहीं से हुआ है। और अब इनमें से लगभग 70 से 80% जो घटनाएँ हैं, वो जुम्मे की नमाज़ से भी संबंधित हैं। आज की घटना जुम्मे की नमाज़ से संबंधित नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि इसके पीछे कोई प्लानिंग अवश्य है। ये प्लानिंग केवल हल्द्वानी में नहीं होती, जहाँ भी इस प्रकार का एक्शन होता है, वहाँ होती है। छोटी-छोटी घटनाओं को माध्यम बना लिया जाता है। याद करें, अभी जयपुर में कुछ दिनों में एक घटना हुई थी कि एक एमएलए साहब ने केवल इतना कह दिया था प्रिंसिपल को बुला के कि भई सारे लोग जो हैं वो ड्रेस में क्यों नहीं हैं? आप ड्रेस कोड क्यों नहीं एनफोर्स करती हैं? इतने पे ही पता चला कि जो व्यस्ततम इलाका है सुभाष चौक, जो जयपुर जो रहते हैं वो जानते हैं कि जैसे ही आप जौहरी बाज़ार से आगे चल के बड़ी चौपड़ के आगे हवा महल को होते हुए दिल्ली की तरफ चलते हैं तो सुभाष चौक आता है। सुभाष चौक पे जाके वहाँ पर हिजाब पहनी हुई युवतियों ने रास्ता जाम कर दिया। ये स्वतः स्फूर्त तो होता नहीं है। हिजाब पहनने में भी टाइम लगता है बहुत लोगों को, क्योंकि अधिकतर हम जानते हैं कि जयपुर में इस प्रकार के रिवाज है नहीं। मैंने तो बल्कि 2-1 साल से देख रहा हूँ, उसके पहले तो कभी जयपुर में किसी को हिजाब पहने देखा भी नहीं था। बुर्का तो कुछ तो पहनती थी, वो अलग बात है। वो बहुत ही दकियानूसी पुराने ज़माने की जो होती थी, लेकिन किसी अ, बच्चियों को स्कूल में या बाज़ार में या कहीं पर हिजाब पहने नहीं देखा जाता था। लेकिन जैसे ही मौका मिला, वैसे ही पता चला यहाँ प्रदर्शन हो गया स्वतःस्फूर्त और काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को उसको भी कंट्रोल करने में। एक बात ये है कि अब हम देख रहे हैं कि एक नया ट्रेंड ये चला है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, वो अब थोड़ी-सी प्रोएक्टिव हुई हैं। क्योंकि यद्यपि सरकारें भारतीय जनता पार्टी की होती थी, लेकिन मशीनरी तो सारी वही होती थी और मशीनरी की सदैव प्रायोरिटी यही रहती थी कि भई किसी भी तरह से जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनने से बचाओ। और उसको बचाने के लिए सबसे उत्तम तरीका ये होता था कि भाईजान लोगों को रुष्ट मत करो, क्योंकि भाईजान लोग ही लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए भाईजान लोगों को खुश रखो तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और उसके लिए बहुत सारे समझौते करते थे। लेकिन अब तो सलमान अज़हरी जैसे भी पकड़े जाने लगे। सलमान अज़हरी मामूली आदमी नहीं है, एक मुफ्ती है। आपको मुफ्ती की स्थिति पता होनी चाहिए इस्लामिक हायरार्की में। वो सबसे ऊपर का सबसे बड़ा आलिम होता है। सबसे पहले एक पेश इमाम होता है, फिर एक इमाम होता है, इमाम के बाद फिर आलिम होते हैं, आलिम के ऊपर फ़ाज़िल होते हैं और उनके ऊपर जाके मुफ्ती होता है। और मुफ्ती जो है वो फ़तवा जारी कर सकता है, फ़तवा जारी करने का अधिकार मुफ्ती को ही होता है। ऐसे मुफ्ती को गुजरात सरकार महाराष्ट्र में जाकर पकड़ के ले आई। ये तो भई महाराष्ट्र सरकार ने उनके साथ में कोऑपरेट किया, अभूतपूर्व घटना है। इसी तरह से दमोह की जो अभी घटना हुई थी, ये सारी की सारी आप देख रहे हैं 22 जनवरी के बाद की घटनाएँ हैं। और आज भी अभी घटना आई है कि एक वैभव सिंघल नाम के व्यक्ति को नोएडा में गोली मार दी गई, केवल इसलिए क्योंकि वो राम मंदिर से संबंधित किसी इवेंट को शेयर कर रहा था कि ये इवेंट हुई है या होने वाली है। उस इवेंट को शेयर करने पर उसको एक भाईजान ने गोली मार दी। तो ये मत समझिए कि ये जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है,
भगवान राम की अयोध्या में उसका रिएक्शन नहीं होगा, उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, प्रतिक्रिया उसकी हो रही है, होती रहेगी, सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। इसीलिए कल योगी जी ने जो कहा था विधानसभा में कि भई कौरवों ने 5 गाँव नहीं दिए थे पांडवों को। तो यदि किसी को भी ये ख़्याल है, ख़ास तौर से आजकल कुछ राइट विंग का लुटियंस मीडिया बहुत एक्टिव हो रहा है इस मामले में कि भाई हमको केवल 3 ही चाहिए। पहली बात तो ये है कि उनकी कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, उनका कोई किसी तरह का इसमें दे डोंट हैव द स्किन इन द गेम, दे हैव नो स्किन इन द गेम। तो इसलिए दे हैव नो बिज़नेस टू टॉक अबाउट इट। पीपल हैव स्किन इन द गेम और जिनकी स्किन इन द गेम है, उनको सबको पता है कि शांति से यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने जितनी सारी जो मैंने घटनाएँ बताई, कैप्ट बाय द हल्द्वानी इंसिडेंट और वैभव सिंघल्स मर्डर, वो सारी घटनाएँ जो हैं एक ही तरफ संकेत करती हैं कि ना, हमें कोई भी मंदिर शांति से नहीं मिलेगा। तो जब कोई भी मंदिर शांति से नहीं मिलेगा, तो फिर हम हर एक पर क्लेम करेंगे। हर एक मंदिर पर जो तोड़ा गया है उसके ऊपर क्लेम होगा और लीगल तरीके से होगा और लीगल तरीके से उसका निपटारा होगा। ये तो सबको दिख गया है कि सरकार तो मोदी की ही आनी है, आएगा तो मोदी ही। मोदी ने ये भी कह दिया है कि वो 1000 साल का इंतज़ाम करने वाला है। मोदी ने ये भी कह दिया है कि बहुत बड़े-बड़े निर्णय लेने वाला है। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं, कम से कम आप अपने स्तर पर तो तैयारी करके रखिए, जिससे कहीं कोई अकस्मात या अचानक कोई घटना हो, तो उससे आप निपटने में सक्षम रहें। बाकी महाभारत तो ऐसा लगता है कि योगी जी ने जो कहा है, उसी के अनुसार होना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।